स्टूडेंट आज आपको टॉपिक हम लोग पढ़ाने चल रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। लास्ट टाइम हमने आपको पढ़ाया थोड़ा बहुत डिटरमिनेंट के बारे में और वहां पर आपको थोड़ा डिस्कस भी किया था कि कैसे होती डिटरमिनेंट, क्या है, कैसे सॉल्व करना है और इनकी वैल्यूज कैसे निकालनी होती हैं। आज आपको कुछ और अब बात ये जरूर हर क्वेश्चन थोड़ा आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनको आपको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यूज करना होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, उनको डायरेक्ट सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टियां हम पढ़ रहे हैं और आपको हर दो प्रॉपर्टी बताएंगे लिखवा लिखा के और हर दो प्रॉपर्टी समझाएंगे। आज आपका ये क्लास रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टियां क्या क्या होती हैं और बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे अच्छे से आपको। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी बात आती है, द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट remains unchanged. The value of a determinant remains unchanged if its row or column are interchanged. ठीक, मैंने क्या बोला? Its row and column. मैंने बोला इसका रो और कॉलम को अगर आपस में चेंज कर दिया जाए। पहली प्रॉपर्टी का उदाहरण हम सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर कोई किसी भी डिटरमिनेंट के रो को कॉलम से और कॉलम को रो से आपस में चेंज कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर समझ लीजिए क्या मैंने बताया, कोई डिटरमिनेंट दिया गया, मान लीजिए कोई भी हो, फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू आपने ले लिया a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये डिटरमिनेंट है आपके पास ए। ये एक कोई ना कोई क्या है, डिटरमिनेंट है। ठीक, अगर इसके रो को कॉलम से चेंज कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना, तो मैंने क्या किया, ये इक्वल टू ऐसे रहेगा कब, जब इसको बदल दें a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैंने जो समझाया आपको क्या बताया कि किसी भी डिटरमिनेंट में कोई एग्जांपल ले लो, अगर आप चाहो तो एग्जांपल नीचे ये बता दें क्या आपको अच्छे से समझा दें। तो देखो नीचे एग्जांपल लेते हैं, इसका पहले एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू आपने लिख लिया, मान लीजिए वैल्यू है 1 2 3 1 0 1 0 1 0, ये मान लो दी वैल्यू दी गई एक वैल्यू। ठीक, और अगर इसका मैंने क्या किया, अगर इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया जाए तो वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है कब, जब उसके रो को कॉलम से आपस में चेंज कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर इसको हम यहां ये लिख दें, ये लिख दें, तो इसकी वैल्यू जो इसकी मॉड ऑफ ए आएगा, मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए क्या है 1 2 3 1 0 1 0 1 0, इसकी वैल्यू किसके इक्वल रहेगी अगर इनको चेंज कर दिया जाए। चेंज करना तो रो को कॉलम से कॉलम को, तो रो क्या है ये, इसको कॉलम बना दो 1 2 3 1 0 1 0 1 0, जो इसकी वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू इसकी रहेगी, इसकी रहेगी। इसकी वैल्यू 5 आ रही है सॉल्व करने पर। अब सॉल्व कैसे करना है सर, कल बताया था आपने, कल मैंने सॉल्व करना सिखाया था। ठीक है, वो वैल्यू सेम रहेगी। ठीक, मतलब इसको हम और अच्छे से कर सकते हैं। मीन यहाँ पर सिंपल से फॉर्मूला बन जाएगा। मान लिया ए मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट है, इसका जो मॉड आएगा वो किसके इक्वल होगा, इसके जो चेंज करने पर उसकी वैल्यू, मतलब ए का मॉड इक्वल हो जाएगा, चेंज क्या बोलते हैं, डैश। याद होगा आपको, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती थी कि आपस में चेंज कर दिया जाए उस डैश के बराबर हो जाए तो भी क्या होता है, ये आप लिख सकते हैं। या इस सिंपल समझने के लिए आप इसको इस फॉर्म लिखते हो, मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए डैश बराबर रहता है। मतलब किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू का मॉड ले लिया जाए या उसको चेंज करने पर उसका तब मॉड लिया जाए तो दोनों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता है। पहला क्वेश्चन ही सबसे बढ़िया था। देख लो क्या मजेदार, मैंने मान लिया एग्जांपल दिया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक, सेकंड अब मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, तो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो इन सबको कॉलम बना लिया, जो इसकी वैल्यू आएगी मॉड वही वैल्यू इसकी भी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, ये पक्का
डन हो गया। तो ये बस ध्यान रखना, मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, हर प्रॉपर्टियां समझाऊंगा और हर प्रॉपर्टी क्लियर कराऊंगा। डन। तो पहली प्रॉपर्टी होगी क्लियर, तो स्क्रॉल कर दे रहा हूं मैं आपको। ठीक, देखना अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी बोल रहा है, पढ़िए कह रहा इफ टू रो और कॉलम, क्लियर ध्यान देना, मैं एग्जांपल नहीं बताता हूं आपको, थोड़ा समझ आएगा। फॉर एग्जांपल लेने पर, एक एग्जांपल ले लो, ए की वैल्यू अपने मान लिया, लेट कर लिया a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3, ये मान लिया आपका जो गिवन। इफ टू रो और कॉलम, यहां पर और लगा हुआ है, किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम, ये दो रो कोई भी, या ये दो रो या दो कॉलम c1 c3 c1 c2 कोई भी, इनको अगर आपस में चेंज कर दिया जाए, या आप सिंपल तो पैरेलल रो बोल दो आप, सबसे बढ़िया, ठीक है। इफ टू पैरेलल रो और कॉलम, मतलब क्या, दो समांतर रो, जैसे एक रो ये है, दूसरी रो ये, तीसरी रो ये है, इन दोनों में कोई दो ले लो, मतलब पहली और तीसरी लेके इनको आपस में बदल दिया जाए, मतलब r को 3 में, 3 को 1 में, r1 को रख दिया r3 में और r3 को दिया बेटा r1 में, उसको चेंज कर दिया जाए, तो after determinant are interchanged, then the determinant retain its absolute value। तो जो इसकी वैल्यू आती है, किसकी, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, वो सेम वही रहेगी, रिटेन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, रिटेन एब्सोल्यूट वैल्यू, बट साइन इन चेंज। बट जो आंसर आपका पहले, मान लीजिए इसका आंसर आपका पॉजिटिव में आ रहा होगा, तो चेंज करने के बाद इसका आंसर किसमें आएगा, निगेटिव में आएगा, बस फर्क इतना होगा। कैसे, देखो मैंने ये लिखा, मैंने लिखा, अगर मैं इसको क्या कर दूं, चेंज कर दूं, देखना इसको मैं कुछ नहीं करूं, बराबर रहेगी वैल्यू, बराबर वैल्यू रहेगी। अगर मैं R1 को R3 से चेंज करता हूं, A3 B3 C3, A2 B2 C2, A1 B1 C1, इसको मैं चेंज करता हूं, तो जो इसकी जो वैल्यू इसकी आई, वही वैल्यू इसकी भी आ रही है, बट फर्क कितना आएगा, सिर्फ इसकी वैल्यू में क्या अंतर होगा, माइनस सिंबल हो जाएगा। क्या सिंबल हो जाएगा, माइनस। ये बात सबको क्लियर हुई। सर आप रो ही चेंज क्यों कर रहे हो, कॉलम चेंज कर दो। चलो हम कॉलम चेंज कर देते हैं, इसी नीचे मान लिया ये अपना ये था A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, मैंने इस बार क्या किया, कॉलम चेंज कर दिया, मतलब इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, ये क्या होगा, B1 B2 B3, A1 A2 A3 C1 C2 C3। मैंने आपसे बोला अगर मैंने कॉलम चेंज किया या रो चेंज किया, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, साइन चेंज। मान लीजिए इसकी वैल्यू 5 आ रही थी, इसकी वैल्यू 5 आ रही थी, बस इसकी वैल्यू क्या आएगी, -5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -5। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैल्यू सेम आ जाएगी। मतलब इसको आप अगर ओवरऑल अपने तरीके से लिखना चाहो तो आप ऐसे लिखते हो कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी माइनस का मॉड ऑफ ए। मतलब ये कोई मतलब नहीं, यहाँ तो थोड़ा समझ में आता है, मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ ए डैश, यहाँ सब चेंज हो गया। अब एक बात, ये बात बहुत अच्छी बात है, ये मतलब एक अच्छी बात, सर ऐसा नहीं होता है क्या कि एक रो को एक कॉलम से चेंज कर दिया जाए, कि अगर इसका एक रो तो कॉलम बना दिया ना, गलत नहीं बने ना, बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे बोला दो रो, कौन सी, जो दो पैरेलल रो है उनको आपस में चेंज किया जाए। बहुत सारे बच्चे को निकल दिया, अरे सर कुछ नहीं, रो को कॉलम से करना है, किसी एक रो को एक कॉलम से ना, R1 को C1 बना दिया और जो लिखा हुआ लिख दिया ना, गलत है। मैंने आपसे बोला ना कि दो पैरेलल रो या दो पैरेलल कॉलम को आपस में चेंज कर दिया जाए, सबको नहीं, दो को, C1 C3 थे आप मान लीजिए, या C1 C2 ले लिया, तो जब चेंज किया तो उनकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ उनके साइन में चेंज हो जाएगा और कुछ भी नहीं। ये दो प्रॉपर्टी समझ में आई, क्लियर हो गया? तो पॉज कर लो। हाँ तो स्टूडेंट एक मिनट, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या लिखी हुई है। देखा, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, मतलब समझाने के लिए बताते हैं आपको हम लोग। यहां पर देखिए, मान लीजिए प्रॉपर्टी थर्ड है, इसको समझाना है। ए डिटरमिनेंट मान लीजिए क्या बोल रहा है, इफ एनी टू रो और कॉलम, किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो और कॉलम सेम हो जाए,
क्या हो जाए, सेम हो जाए, सेम हो जाए तो आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0, तो इस तब इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने आपसे कहा A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A1 B1 C1। जरा देखो इसमें दोनों सेम है कि नहीं, क्या सेम है, C1 इक्वल टू C2 है कि नहीं, तो इसका जो मॉड ऑफ है निकालेंगे, देखिए C1 इक्वल टू C2 है कि A1 B1 C1 A2 A1 B1 C1 C1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा आपके पास C3 होगा, सॉरी ये C3 है। दोनों कॉलम सेम है कि नहीं, मैंने आपसे कहा दो रो या दो कॉलम, कोई रो यहां पर तो सेम नहीं लेकिन कॉलम तो सेम है। अगर दोनों कॉलम सेम हो जाए C1 इक्वल टू C3 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपको बेटा, 0 आ जाएगी। ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, मॉड ऑफ A इक्वल टू 0। अब फिर देखो एक और समझाओ सर एग्जांपल, एक और फॉर एग्जांपल मान लिया कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक, 1 3 4 8 7 9 अगेन 1 3 4, देखो ये हुआ। इसका जो मॉड लिया, मैंने आपसे बोला दोनों सेम है, क्या सेम बताइए जरा, R1 इक्वल टू R3 है, ठीक है। देखिए दो रो सेम है कि नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपको बेटा, 0 हो जाएगी। किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम, ये नहीं दो रो कॉलम, अब भाई यार दो तो होंगे ही होंगे ना। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ आर डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। अगर दोनों कैसे हो जाए, सेम हो जाए, उनकी दोनों के एलिमेंट सब सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो इसकी जब वैल्यू सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आनी चाहिए। ये बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्लियर। अच्छा जैसे मैंने ये बताया सेम ही एलिमेंट अगली प्रॉपर्टी आती है। अगली प्रॉपर्टी ये बोलती है आपसे, क्या कह रही है अगली प्रॉपर्टी, हमसे ये बोल रही है, कह रही है, क्या बोल रही है, देखिए जरा, if each element of one row, if each element of row और कॉलम आर 0, किसी भी डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट, अब प्रत्येक एलिमेंट सब 0 ना हो जाए, कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी रो या किसी भी एक कॉलम के, एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट क्या हो, सभी एलिमेंट 0 हो जाए। फॉर एग्जांपल मान लिया कोई एक ए दिया गया, देखना A1 B1 C1 0 0 0 A2 B2 C2, ये देखिए R2 रो कैसा है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ R2 रो 0 है कि नहीं, सभी एलिमेंट्स का 0 है कि नहीं, सब एलिमेंट 0 हो गए। अगर किसी भी डिटरमिनेंट के ऑल एलिमेंट, कोई भी एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो जाए, 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, 0 हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू भी क्या होती है बेटा आपके पास, 0 हो जाती है। ये बात थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा कि दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। ज्यादा प्रॉपर्टियां नहीं है जो हमने आपको बता रहे हैं, बहुत ज्यादा लिखा चले जाए ना, उतनी पढ़नी है जितना आप परफेक्टली आप लगा सको और अपना आप कर सको, ठीक। अच्छा एक बात बताना, कल मैंने जब लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन बताया था, मैंने आपसे कुछ बताया कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में हम R1 से R2 में R3 में R4 में कहीं भी किसी भी इंटीजर या किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, मैंने बोला था ना। मान लिया मुझे R1 में कराना मल्टीप्लाई K से, तो K से मल्टीप्लाई करो R1 में हो जाएगा, R2 से कराना तो क्या होगा, जिससे मल्टीप्लाई उसी वैल्यू से उस डिटरमिनेंट में भी मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बात मैंने बताया था, मतलब क्या बताया फिर सुनो, अगर किसी डिटरमिनेंट में R1 में R2 में R3 में किसी इंटीजर से या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराना है, उसका मल्टीप्लाई उस पूरी वैल्यू जब उसका मॉड निकालते हैं तो उससे फिर से मुझे डिटरमिनेंट में कराना पड़ता है। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक। अब कैसे कराना पड़ता है, कल एक क्वेश्चन कुछ बताया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो कल कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहा था, तो प्रॉपर्टियां अभी बता दे रहे, चलो बताते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद मैं उत्तर फटाक से फिर बताते हैं। हाँ तो स्टूडेंट एक देखो, if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of the new element is k times the value of the original element। मतलब क्या, मैंने आपसे कहा ना, अगर किसी डिटरमिनेंट में, तो एग्जांपल देके देखोगे बहुत मजा आने वाला है। मान लो देखो एग्जांपल देखना बहुत अच्छा सा,
एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक, और ये एक कोई एलिमेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे 3 रो है, मान लिया इसमें R2 वाले रो में मैंने K से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक, देखना R2 में मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, इसमें आपको R3 करा दिया, R3 मल्टीप्लाई K से करा दिया, तो जो A की वैल्यू आई देखिएगा, ठीक है। तो जो A की वैल्यू क्या है देखना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 K A3 K B3 K C3, डन हो गया, ये हुआ। तो जो इसके अब ये आया, अब जो इसका मॉड निकालेंगे हम लोग, जब सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ A बराबर पता क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी ना, मॉड इसकी जो वैल्यू आएगी वो K के मल्टीपल के फॉर्म में आएगी, किसके फॉर्म में आएगी, K के मल्टीपल के फॉर्म में। मॉड ऑफ A की वैल्यू क्या जाएगी, K मॉड ऑफ A, मतलब जो इसका मॉड ऑफ A आएगा उसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये बात ध्यान रखना एक बात, लेकिन कराया मल्टीप्लाई किससे, पहले R3 बारे में डिपेंड करता है। यहां पर एक बात और, ये बात ध्यान रखना, ये K आएगा अगर मान लिया सभी एलिमेंट में करा दिया, R1 में भी करा दिया, R3 में करा दिया, R2 में करा दिया, तो K की पावर 3 आ जाएगी, कितनी जाएगी K की पावर। तो ये बात हमें एक फॉर्मूला भी होता है इसके लिए, लास्ट में मैंने बताया था कि अगर मान लिया किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कराया जाए, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये कल एक क्वेश्चन थे ऐसे आए थे। तो मॉड ऑफ K बराबर क्या होता है, अगर K को बाहर करना तो K की पावर n मॉड ऑफ हो जाएगा, मॉड ऑफ K इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ K इक्वल टू K की पावर n मॉड ऑफ A। मतलब ये n क्या है, यहाँ पर n जो है वो ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर। और आपको मालूम है n और n ऑर्डर दोनों सेम होते हैं, मतलब है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वो सेम रहते हैं। अब कहोगे सर यहाँ पे कैसे, कि आपने मल्टीप्लाई किसमें कराया, सिर्फ R3 में कराया, किसमें कराया है, R3 में कराया आपने मल्टीप्लाई, इसलिए K की पावर 1 में आया, ठीक। अगर सब में मल्टीप्लाई कराते हो, ईच एलिमेंट में, ईच रो में, तो फॉर्मूला ये बनता है, ठीक, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपने K से मल्टीप्लाई कराया हुआ है तो उसमें K से उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में भी K से मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो फिर ऐसे आएगा। और ये वाला फॉर्मूला रखिएगा, कल एक क्वेश्चन था ऐसा, कोई याद हो तो, बार बार आ रहे थे कि कोई एक ऑर्डर था, मान लो ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ था, मुझे याद है 3A बराबर आपको प्रूव करना था 27 मॉड ऑफ करके था क्वेश्चन, तो मैंने क्वेश्चन दिया था, तो मॉड ऑफ 3A इक्वल टू क्या था, 27 मॉड ऑफ A। वो कैसी ऑर्डर था, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर था, 3 की पावर 3 का और 27 होता है। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना, ये बात आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक। अच्छा, इनसे क्वेश्चन जब हम वो क्लास में बताएंगे ना, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, चीजें ज्यादा क्लियर होंगी आपके पास और समझ में आएगा। अच्छा, एक बात और बस देखते हैं ना, एक अगली प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है। अगर मान लिया कभी कभी क्या होता है, कुछ डिटेलमेंट में क्वेश्चन प्लस के फॉर्म में लिखे होते हैं, सम के फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में, तो उनको अलग अलग कैसे डिटरमिनेंट के अलग अलग डिटरमिनेंट में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये आपको बताना है, तो वो बताते हैं। ठीक, देखो अगली प्रॉपर्टी आपके पास, मान लिया फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी कुछ चीजें ऐसी जो लिखवाई है, इसलिए आपको सिर्फ समझाई जाएंगे। मान लिया अगला एग्जांपल आपके पास ये लिखा हुआ है, A1 प्लस अल्फा B1 C1 A2 प्लस बीटा B2 C2 A3 प्लस गामा A3 B3 C3, ये लिखा हुआ है। एक मान लिया कोई डिटरमिनेंट ये लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग अलग अलग डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, दो कैसे लिखेंगे, बस बनना आपको, ये मैं ऐसे लिखते हैं। इसको मैंने क्या किया, इनको दो फॉर्म में लिख दिया। पहले क्या है, A1 B1 C1, पहला एलिमेंट A1 B1 C1, इसका फर्स्ट वाला क्या है A2 B2 C2, फर्स्ट वाला क्या बेटा A3 B3 C3। अब देखिए सब प्लस के फॉर्म में लिखिए, तो प्लस ऊपर क्या है अल्फा B1 C1 बीटा B2 C2 गामा
B3 C3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर समझ लो ये देखिए लिखा हो A1 प्लस अल्फा A2 प्लस बीटा, मतलब कोई डिटरमिनेंट अगर मान लीजिए प्लस के या सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में लिखिए, प्लस या माइनस के फॉर्म में लिखिए, उसको आप ऐसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उनको आप दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दो। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे लिखो तो ध्यान रखिए, जब कोई डिटरमिनेंट कहीं चेंज नहीं होती है तो वहां पर कभी ऐड नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा A1 B1 C1 लिख दिया, A2 B2 C2 लिख दिया, A3 B3 C3 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, इसके बाद A1 प्लस अल्फा था ना, तो यहाँ क्या अल्फा B1 C1 बीटा B2 C2 गामा B3 C3 प्रॉपर्टी होती है इसकी डिटरमिनेंट की। अगर इन दोनों को आपस में ऐड किया जाए तो इन दोनों जब आपस में ऐड करोगे तो ये दोनों सेम है एज इट इज। ये नहीं कि B1 प्लस B1 2 B1 हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये दोनों जब सेम रहेंगे तो जैसे लिखा बिल्कुल वैसे लिखा रहेगा। ये दोनों जब सेम रहेंगे जैसे लिखा बिल्कुल वैसे लिखा रहेगा। जब ये दोनों सेम रहेंगे जैसे लिखा बिल्कुल वैसे लिखा रहेगा, ठीक। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग लिखे हैं तो मतलब हम समझ जाएंगे सर मैंने कोई क्वेश्चन मेरा ऐसा हुआ होगा ताकि वो प्लस में रहा होगा, उसको मैंने ब्रेक करके ऐसे लिखा होगा। तभी मैंने देखो A1 प्लस अल्फा यहाँ लिखेंगे हम लोग, A2 प्लस बीटा यहाँ लिखेंगे, B3 प्लस C3 यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिखा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर दोनों सेम होंगे तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, चेंजमेंट यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर, ठीक। अगर मान लिया माइनस होता तो A1 माइनस अल्फा हो जाता, B1 माइनस, अब जैसा भी हो जो भी क्वेश्चन, अब जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे लिखा हो, कभी कभी इसके लिए भी लिखा होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल और लेते हैं, एक क्वेश्चन मान लो ऐसे लिखा हो कभी कभी A1 प्लस अल्फा A2 प्लस बीटा A3 प्लस गामा B1 C1 C2 सॉरी B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसे वाले लिखा हो तो इसको भी दो भाग ब्रेक कर दो। कैसे देखना, पहला एलिमेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस क्या लिखा पहला वाला यहां पर अल्फा बीटा गामा B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखो बन गई इस फॉर्म में सेम ही हो गया कि नहीं हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टियां नहीं आएंगी तो आप विदाउट प्रॉपर्टी से मतलब बहुत सारे आपको हम बताएंगे ना तो आप टाइप लेके चलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे, फिर आपको बताएंगे ऐसे होता है वैसे होता है, बहुत सारी चीजें अच्छे से बताएंगे, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टियां मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, आप लोग पढ़िएगा। प्रॉपर्टी अगर याद रहेंगे तो क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाएंगे। फिर कल से हम आप लोग की जो वीडियो डालेंगे और क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारे क्वेश्चन डालेंगे आप लोग को क्वेश्चन, और लेकिन सारे क्वेश्चन फुल्ली बेस्ड होंगे किस पर, प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टी लर्न होगी तो सारे क्वेश्चन भी आपको आ जाएंगे। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन, कीप प्रैक्टिस, पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। चलो।